आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, 3 अक्टूबर है आज, मंगलवार के दिन भर में आपका स्वागत। मेरा नाम नितिन ठाकुर। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का एजेंडा क्या था? क्या ये बिहार और देश की पॉलिटिक्स में मंडल 2.0 जैसी परिघटना साबित होगी? दिन भर की शुरुआत इसी खबर से करेंगे। देश के कई राज्य चुनाव के सिरहाने खड़े हैं और चुनाव तो चेहरों के इर्द गिर्द लड़े जाते हैं, लेकिन बीजेपी आने वाले चुनावों को लेकर सीएम पद का चेहरा सामने लाने से कतरा रही है। पिछले कुछ सालों में पार्टी ने किन चुनावों में सीएम फेस डिक्लेयर किए और किसमें नहीं, और रिजल्ट क्या रहा, ये जानेंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज न्यूज क्लिक नाम के एक न्यूज पोर्टल से जुड़े पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की, उन्हें थाने उठाकर ले आई। दबिश सीपीएम के दफ्तर पर भी पड़ी। ये पूरा मामला क्या है, इसकी तह तक चलेंगे। और WHO ने मलेरिया के लिए एक नई वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसमें खास क्या है, मौजूदा वैक्सीन से कितनी अलग है और भारत में कब तक आएगी, पता करेंगे। आखिर में भौचक खबर, जिसमें 2 साल तक पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाली फर्जी थानेदार की कहानी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनवाते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा और रोड शो। निजामाबाद में कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक का ऑफिस सील। दिल्ली में सुबह से चल रही थी रेड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पे 4.3 मापी गई तीव्रता। दिल्ली NCR समेत यूपी, हरियाणा, जयपुर और ग्वालियर में भूकंप के झटके। नेपाल था केंद्र। भूकंप के झटकों के बाद दिल्ली में कोई जानमाल का नुकसान नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म। आरक्षण बढ़ाने की मांग पर नीतीश बोले, करेंगे विचार। गड़बड़ी की शिकायत के बाद बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द। 1 अक्टूबर को हुए थे एग्जाम। जम्मू कश्मीर के कालाकोटे इलाके में सेना ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश तेज। और एशियन गेम्स में अन्नू रानी ने भाला फेंक में जीता गोल्ड मेडल। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में जीता सोना। पार्टियां भी इस कार्ड को बड़ी चतुराई से खेलती आई हैं। भारत की पॉलिटिक्स का एक बड़ा ही पॉपुलर टर्म रहा है मंडल कमंडल। मंडल से आशय मंडल कमीशन से है, जिसने 90 और उसके बाद की सियासत को सिर के बल खड़ा कर दिया। मंडल के पैरेलल अयोध्या मंदिर आंदोलन से जोड़कर शब्द कमंडल भी आया। इन दोनों के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स ने खूब लेफ्ट राइट की। बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जारी किए गए जातिगत सर्वे के आंकड़ों के बाद मंडल फिर से चर्चा में आया है। पॉलिटिकल पंडित इसे मंडल 2.0 की तरह देख रहे हैं। बिहार में जातीय सर्वे को लेकर आज नीतीश कुमार ने सीएम सचिवालय में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें बिहार के 9 दल शामिल हुए। इस बैठक का एजेंडा क्या रहा, क्या रिजर्वेशन वगैरह को लेकर भी कुछ चर्चा हुई, यह हमने पूछा पटना में मौजूद इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट पुष्यमित्र से। जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो ये है कि जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य है जिन जातियों की जैसी स्थिति है उसी हिसाब से सरकार की योजनाओं को आगे तब्दीली करना, बनाना। अगर कोई जाति है जिसको कम प्रतिनिधित्व मिला है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या वो दिक्कत में है और आनुपातिक दिक्कतें हैं, तो उसको ठीक करना और सरकारी योजनाओं में उस हिसाब से फेरबदल करना, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। तो अभी जो आंकड़े आए हैं वो केवल संख्या के आंकड़े आए हैं। उसमें बहुत सारे आंकड़े धीरे धीरे आएंगे, जैसे कि अगर कोई खास जाति है तो उस जाति के लोग कितने शिक्षित हैं, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी नौकरी है, उनके पास क्या क्या संसाधन है, मोटरसाइकिल है या नहीं, मोबाइल फोन है या नहीं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीजें वो बहुत सारे आंकड़े आएंगे। उनके पास जमीन है या नहीं, भूमिहीन है या भूमि वाले हैं। तो सब जब आंकड़े आ जाएंगे तो उस हिसाब से सरकार अपनी योजनाओं में तब्दीली करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। पुष्यमित्र जी, नीतीश की इस बैठक में कौन कौन सी पार्टियां शामिल रहीं और जाति का जो डेटा आया है बिहार में, 36% अति पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% के आसपास अनुसूचित जाति और लगभग 1.5% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो इस पर अलग अलग पार्टीज का क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा जदयू की तरफ से विजय चौधरी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान वो हैं, हम की तरफ से जीतन राम मांझी हैं और भाजपा की तरफ से विजय सिन्हा हैं, CPI-ML की तरफ से महबूब आलम है। ऐसे कुछ नेता नजर आ रहे हैं। जैसा समझ में आ रहा है कि
इन आंकड़ों का आने वाले समय में कुछ राजनीतिक इस्तेमाल भी होगा ही। और इन आंकड़े के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे देखिए देश के अलग अलग राज्यों में भी जातीय जनगणना की मांग उठेगी और जातिगत आरक्षण जो है, आनुपातिक आरक्षण है, उसको आगे बढ़ाने की मांग उठेगी कि 50% का दायरा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। हालांकि ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका मकसद राष्ट्र निर्माण है और समानता को स्थापित करना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन चुनाव के समय में ये फैसले हुए हैं तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी उठाया जाएगा। और भाजपा जो लगातार इस मुद्दे पर बैकफुट पर रही है, लेकिन उसके साथ दुविधा है। दुविधा ये है कि वो अपने सवर्ण वोटरों को भी नाराज नहीं करना चाहती है और पिछड़ों को भी नाराज नहीं करना चाहती है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछड़ों अति पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उसको वो नाराज नहीं करना चाहेगी। लेकिन वो अपने जो उनके कोर वोटर हैं सवर्ण, इसलिए भाजपा की तरफ से मिक्स रिस्पांस आ रहा है। एक ये रिस्पांस जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि ये गैर जरूरी था, इससे इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, इतना पैसा क्यों खर्च हुआ या इससे माहौल खराब होगा। जबकि सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा नहीं, भाजपा की सरकार में ही ये फैसला लिया गया था कि आरक्षण होगा, हम इसके हिमायती हैं। तो दोनों तरफ के रिएक्शन भाजपा की तरफ से आ रहे हैं। जहां तक सरकार से जुड़ी पार्टियां हैं वो तो एकजुट है कि हाँ ये जरूरी था, अब हम सरकारी योजनाओं में इसके हिसाब से बदलाव करेंगे। तो दोनों तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। बिहार चूंकि ऐसा राज्य है जहां पिछड़ों अति पिछड़ों की बात किए बगैर काम चलने वाला नहीं है, तो भाजपा भी ना चाहते हुए भी उस स्टैंड में आएगी और उसको करना ही पड़ेगा। जी, मेरा एक और सवाल है। बिहार की इस जातीय जनगणना रिपोर्ट को मंडल 2.0 कहा जा रहा है, ऐसा क्यों है और क्या कुछ बड़ा इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकता है बिहार और देश की पॉलिटिक्स में? हम लोगों को मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने का वक्त याद रखना चाहिए। उस वक्त 1990-91 का दौर था जब देश की राजनीति में 2-3 बड़ी घटनाएं हुई थी। एक पहली घटना हुई थी कि राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था और आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे। दूसरी ये घटना हुई थी कि बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। और तीसरी घटना हुई थी उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। ये 3 बड़ी घटनाएं हुई थी जो आज भी भारतीय राजनीति का डिसाइडिंग फैक्टर है। तो कहा जाता रहा है और ऐसा लोग मानते हैं कि जो हिंदुत्ववादी उभार रथ यात्रा से उभरा उस वक्त उसको मंडल आयोग की सिफारिशों ने काउंटर किया। जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो हिंदुओं को एक करने का जो भाजपा का अभियान था वो चरमरा गया और हिंदू अगड़े और पिछड़े में संघर्ष हो गया आरक्षण के सवाल को लेके। तो इसलिए कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कमंडल यानी हिंदुत्व की राजनीति की काट मंडल की राजनीति है। तो इस बार भी जब मोदी सरकार इतनी मजबूत है और हिंदुत्व की धारा पूरे देश में है, तो एक तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो गठबंधन इंडिया का है वो मंडल आयोग की तरह ही इस बार जातिगत जनगणना के सवाल को उठाकर कैसा काउंटर पेश करना चाहती है, जिससे कि हिंदुत्व के एकीकरण के भाजपा के अभियान को थोड़ा सा धक्का पहुंचे और हिंदू एकजुट होकर पोलराइज होकर वोट न करें, वो अपने जातियों के सवाल को लेके भी सामने आए। जैसा कि 2015 में भी हमने देखा है कि आरक्षण के सवाल पर जदयू और राजद ने मिलकर भाजपा को बिहार में मात दी थी। तो इसको माना जाता है कि सक्सेसफुल मॉडल है, इसलिए इसे मंडल 2 भी कहा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्यमित्र। कल जारी हुई जातिगत जनगणना के आंकड़ों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दर्ज हो गई। याचिका में कहा गया कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने की बात कही थी। इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और अब इसकी सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है। उधर आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के दफ्तर और उसमें काम करने वाले पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस के करीब 500 पुलिसकर्मियों ने दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में करीब 100 ठिकानों पर रेड डाली। कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया। इनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और परंजॉय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। अभिसार शर्मा ने आज सुबह ट्वीट करके बताया कि पुलिस ने उनका लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी सोशल मीडिया पर पुलिस की इस रेड और पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के घर भी पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आए। किसी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण तो किसी ने तानाशाही की शुरुआत कहा। यह सारा मामला 5
5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट से शुरू हुआ। इसमें बताया गया कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। बताया जाता है कि नेविल रॉय चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तो इस मामले में पुलिस को किस तरह के सबूत हाथ लगे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई, जानने के लिए हमने बात की दिल्ली में मौजूद आज तक रेडियो के क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट अरविंद ओझा से। देखिए, इस मामले की जांच काफी लंबे वक्त से चल रही है। 2021 में सबसे पहले ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी जब फॉरेन फंडिंग की बात आई थी न्यूज क्लिक में। उसके बाद जो ये मामला है वो ईडी को चला गया था और ईडी ने केस दर्ज किया था पीएमएलए में, और उसके बाद न्यूज क्लिक के दफ्तर पर रेड की थी। अब जो ईडी की लीड थी उसी को वो लीड दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से शेयर की गई, क्योंकि इसमें चाइनीज फंडिंग की बात आ रही थी। उसके बाद स्पेशल सेल ने 17 तारीख को यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की, और आज बहुत ही प्लान वे में स्पेशल सेल की टीम ने न्यूज क्लिक के दफ्तर और उनके फाउंडर समेत तकरीबन 100 जगहों पर ये पूरी रेड की है, जिसमें 500 से ज्यादा जो स्पेशल सेल के अफसर थे वो शामिल थे, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई में तीस्ता शीतलवाड़ के ये घर पर भी रेड हुई है, और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अरविंद, पुलिस ने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और इनके डिटेंशन को लेकर अब तक क्या जानकारी है? ये यूएपीए ही एक बड़ी धारा है, आतंक निरोधी भी ये धारा है। आतंकवाद के मामलों में यूएपीए लगाया जाता है। उसके अलावा 153 समाज में वैमनस्य फैलाना, तो ये 2 अहम धाराएं हैं जिसपे एफआईआर ये दर्ज हुई थी स्पेशल सेल ने। क्योंकि चाइना से रिलेटेड फंडिंग का मामला था, एफआईआर में क्या कुछ डिटेल है, चूंकि अभी तक इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली है। किस तरह का एक्शन हुआ, क्या जो सूत्र तो अब यही बता रहे हैं कि इस मामले में कुछ गिरफ्तारी भी बहुत मुमकिन है कि हो जाए। जब रेड हुआ तो रेड के दौरान कई लोगों का जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप, वो सीज किया गया। न्यूज क्लिक से कई ऐसे यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूबर भी जुड़े हुए हैं, उनको भी डिटेन किया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुछ पूर्व में पत्रकार रहे, अब स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो एविडेंस क्या मिले पूछताछ के दौरान, रेड के दौरान, ये अभी तक क्लियर नहीं किया है स्पेशल सेल ने, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, अच्छा, एक्टिविस्ट हैं, मुंबई में रहते हैं, तीस्ता शीतलवाड़, उनके यहाँ भी पुलिस पहुंची, उनका क्या कनेक्शन है इस मामले से, और क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है अभी तक? नहीं, स्पेशल सेल ने अभी तक या दिल्ली पुलिस ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन जो सूत्र है उन्होंने बताया कि सुबह सुबह स्पेशल सेल की टीम वो मुंबई में तीस्ता शीतलवाड़ के घर पर पहुंची हुई थी। जो उनके पति जावेद आनंद हैं वो भी रडार पर है स्पेशल सेल के, एसएसएल के सूत्रों का कहना है। तो ये अभी तक ये जानकारी मिली है कि न्यूज क्लिक से जुड़ा ये मामला है। उस मामले में ये पूरी जो रेड है, वो सर्च ऑपरेशन है, वो जारी है, जिसमें कई यूट्यूबर भी जो है वो भी शामिल है। तो उनको भी हिरासत में लिया गया है। नोएडा से एक यूट्यूबर है, उनको हिरासत में लिया गया है। तो कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, और चूंकि जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो तो काफी संगीन है, आतंकवाद से जुड़े मामलों पर वो लगाए जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि एजेंसी क्या कहती है, किस तरह के एविडेंस मिले हैं। देखिए, आरोप तो ये लगते रहे हैं कि चाइना से फंडिंग रूट होकर शेल कंपनियों से आती है, तकरीबन 38 करोड़, लेकिन स्पेशल सेल चूंकि एंटी टेरर यूनिट है, उनको क्या एविडेंस मिले हैं क्या नहीं, इसका खुलासा शाम तक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। और लेटेस्ट खबर यह है कि दिन भर चली इस छापेमारी के बाद अब न्यूज क्लिक का ऑफिस सील कर दिया गया है। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। कल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही।
इससे साफ हो गया कि राजस्थान में बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। साथ ही अटकलों पर भी लगभग पूर्ण विराम लग गया है कि आगामी राजस्थान इलेक्शन में बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश नहीं करेगी। आपने गौर किया होगा कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ ही चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने का चलन जो था उसने जोर पकड़ा था। हालांकि बीजेपी ने हालात और प्रदेश के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बदली भी है। कई जगह उसने चुनाव से पहले अपने सीएम बदल दिए और कई जगह चुनाव में सीएम का चेहरा ही अनाउंस नहीं किया। इस बारे में datalog.in के को-फाउंडर और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष रंजन ने स्टडी करके आंकड़े जुटाए हैं। हमने उनसे पूछा कि 2019 के बाद से कहां बीजेपी सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ी, कितने चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ी और इन सब के रिजल्ट क्या रहे। आप 2019 के बाद डायरेक्टली ले लीजिए तो उस साल 3 इलेक्शन हुए। आपके हुए हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। और जहां तक हम जानते हैं झारखंड में चुनाव हार गई बीजेपी, हरियाणा में भी हार गई लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और महाराष्ट्र में जीती लेकिन जीत चूंकि शिवसेना के साथ अलायंस में थी लेकिन सरकार नहीं बनी। इन तीनों राज्यों में बीजेपी का जो था सीएम कैंडिडेट अनाउंस था, यानी कि उनको खट्टर साहब लीड कर रहे थे हरियाणा में, के रघुवर जी झारखंड में और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में। और तीनों का परिणाम कमोबेश जो रहा वो तीनों में एक तरीके से महाराष्ट्र को छोड़ के दोनों जगह हार गए। हालांकि वो बड़ी पार्टी थी हरियाणा में तो जेजेपी के साथ सत्ता में आ गए। उसके बाद आ जाइए आप 2020 में दो दिल्ली और बिहार के चुनाव होते हैं। दोनों जगह बीजेपी को दिल्ली में हार मिली और चूंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व गठबंधन के साथ में लड़ी थी और उन्होंने नीतीश को ही का बोला गया था कि सीएम वही होंगे, तो वहां पे जीत मिली। इसी तरीके से जब आएंगे तो एक जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वो ये है कि 2019 के बाद जितने भी राज्य में चुनाव हुए हैं, खासकर ये 5 राज्य को छोड़ दिया जाए, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, तो उसके बाद 31 राज्य जहां विधानसभाएं हैं उसमें से 5 को हटा दिया जाए तो 26 राज्यों में तकरीबन 13 ऐसे जगह थे जहां पे बीजेपी ने सीएम के रूप में अपने कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए थे और उनमें से 9 जगह पे उन्हें जीत भी मिली, जबकि 9 ऐसे जगह थे जहां पे उन्होंने सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया किसी को। और वहां पे इन 3 राज्य मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को अभी अवेटिंग के तौर पे करे, तो वहां पे इन 9 में से एक भी जगह पे उनको अभी तक जीत नहीं मिली। अच्छा आशीष जी, थोड़ा और यदि हम पीछे जाएं 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद क्या ट्रेंड रहा था सीएम चेहरे के होने या ना होने का, चुनावी रिजल्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ा था? इसी आंकड़े को 5 साल पूर्व ले जाइए, यानी कि 2014 और 2019 के बीच के फासले को देखिए। जो सवाल आपने शुरुआत में कहा था कि जो मोदी दौर 2014 के बाद शुरू हुई थी, तो ये आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वहां भी तकरीबन इन्हीं मेजर स्टेट्स, मैंने छोटे छोटे राज्यों को हटा दिया इसमें से, मिजोरम वगैरह ये सबको, तो 22 तकरीबन बड़े मेजर स्टेट थे जहां पे बीजेपी ने 8 में सीएम प्रोजेक्ट किया था और 14 जगह सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। उन 8 में से 3 में बीजेपी जीती थी। जहां सीएम नहीं प्रोजेक्ट किया था 14 जगह, उनमें से भी मोदी के नाम पे बीजेपी 9 राज्य जीतने में सफल रही। और वो आंकड़ा जो कुछ क्षण पहले मैं बोल रहा था कि ये आंकड़ा 2019 के बाद पलट जाते हैं। 9 राज्यों में जहां उन्होंने सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, एक भी जगह वो चुनाव नहीं जीत पाए। ताजा उदाहरण के तौर पे देखिए, इसी साल कर्नाटका में हुए, सीएम हालांकि थे एसआर बोम्मई, लेकिन असमंजस की स्थिति तो वो सीएम के फेस को लेकर नहीं ले गए, चुनाव हारी। हिमाचल में कमोबेश वही स्थिति थी। उससे पहले वो उन्होंने गुजरात में जीते थे, भूपेंद्र पटेल को उन्होंने सीएम घोषित किया था। तो इस तरीके से ये जो आंकड़ा है, यानी कि 2014 से 19 के बीच का और 2019 से अब तक के बीच का जो आंकड़ा, बड़ी ट्रेंड उभर के आ रही है, वो ये कि 2014 के बाद बीजेपी के सीएम फेस ना होने के बावजूद बीजेपी कई जगह मोदी और मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाती रही और कई जगह उनकी सरकारें बनी। लेकिन वही चीजें हर जगह जहां पे वो सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाई अपना, या दावेदारी मजबूत रूप से नहीं रख पाई, वहां उनको वो सफलता नहीं मिली। और जहां पे रखी, मसलन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उन सब जगह पे उन्हें जीत मिली और अच्छी खासी जीत मिली। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी।
साल 2016 में भारत सरकार ने ठाना था कि मलेरिया को जड़ से खत्म करना है। WHO के साथ मिलकर भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-2030 प्लान भी लॉन्च किया। भारत की कोशिश है कि साल 2027 तक हम देश को मलेरिया फ्री बना दें। अब लग रहा है कि कोशिशें पूरी हो भी सकती हैं। WHO ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नई वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। इसे तैयार किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। वैक्सीन की रिसर्च के दौरान पता चला कि 3 खुराक वाला टीका 75% तक असरदार है। 2020 में WHO की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 11 देश ऐसे थे जहां मलेरिया के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिले और इन देशों की सूची में हमारा भी देश शामिल है। तो समझते हैं यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करने वाले डॉक्टर अविरल वत्स से कि मलेरिया के लिए अभी तक हम जिस वैक्सीन का इस्तेमाल करते आए हैं ये कौन सी हैं और इनकी लिमिटेशन क्या थी। जी, जो WHO ने इससे पहले जो वैक्सीन मलेरिया की वैक्सीन अनुशंसित की थी वो 2021 में की थी। वो थी RTS-SA-SO1, थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन उसमें थोड़ी लिमिटेशन ये थी कि उसकी जो एफिकेसी थी वो तकरीबन 36% के करीब ही सामने आ रही थी और वो भी जैसे जैसे समय बीतता था उसकी जो एफिकेसी है, प्रोटेक्शन है, वो काफ़ी कम हो जाता था और उसकी उसको जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत ही कम एज ग्रुप में ही उसकी परमिशन थी उसको इस्तेमाल करने की। एक तो ये थी उसकी लिमिटेशन और दूसरी उसकी लिमिटेशन ये थी कि उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बच्चों में बहुत सारे जनसंख्या में अगर लें तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो ये 2 मेन परेशानियाँ थी। हालांकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले कोई वैक्सीन मलेरिया के अगेंस्ट थी ही नहीं। तो ये एक आगे का एक नेक्स्ट स्टेप तो था, लेकिन उसकी लिमिटेशंस थी। अच्छा, पुरानी वैक्सीन के मुकाबले नई वैक्सीन कैसे अलग है डॉक्टर साहब, और भारत में कब तक और किस दाम पर ये उपलब्ध होगी? जी, जो नई वैक्सीन है R21, अगर हम उसको कह लें शॉर्ट में, तो उसकी जो एफिकेसी है वो 75% के करीब उसकी एफिकेसी है। वो सिम्टोमेटिक जो केसेस हैं उसको बचाती है और उसकी भी 3 डोजेज़ हैं और 3 डोजेज़ के बाद भी 12 महीने तक एक 66% तक वो रहती है और उसके बाद अगर बूस्टर दिया जाए तो अगले और साल 1.5 साल तक उसकी जो एफिकेसी है वो भी अच्छी मात्रा में मेंटेन हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा नेक्स्ट स्टेप है पुरानी वैक्सीन के हिसाब से। तो ये जो R21 मैट्रिक्स M की जो विशेषता यही है। कीमत के हिसाब से इसकी जो की लागत है वो US का जो डॉलर है 2 से लेकर 4 के बीच में है। अब इसको 28 जो अफ्रीका के ही देश हैं उसमें WHO का जो अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन को जो उनका जो प्रोग्राम है उसके जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने की इसकी योजना है। जो गावी जो है, जो वैक्सीन का अलायंस है, उसने मलेरिया वैक्सीन को 18 देशों में बाहर लाने के लिए तकनीकी और जो वित्तीय समर्थन का जो है वो प्रदान करने की मंजूरी दी है। अब देखना ये होगा कि भारत में इसका क्या फ़ायदा होता है, मतलब जो ये वित्तीय सहायता देने की बात हो रही है और जो भारत की जो एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से इसको उपलब्ध करवाती हैं। तो भारत में इसकी जो प्राइस होगी, जो इसका दाम होगा, वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन WHO की तरफ से और गावी की तरफ से सपोर्ट रहेगी और अगर इंडियन गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली तो दाम काफ़ी कम किए जा सकते हैं। अच्छा, जो नई वैक्सीन है इसे लेकर भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? इसकी सेफ्टी को लेकर भी जो डेटा है, जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी रीअश्योरिंग हैं। उससे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स सामने नहीं है, तो वो सेफ़ भी है बच्चों में, क्योंकि ध्यान हमें रखना चाहिए कि जो मलेरिया है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है और सब सहारन अफ्रीका में जो पी फैल्सिपाम, ये पी फैल्सिपाम वाली जो मलेरिया का जो कीटाणु कह लीजिए वो है, उसके अगेंस्ट ये काम करती है। तो बच्चों में ये काफ़ी प्रभावशाली है और सेफ़ है। हालांकि अन्य वैक्सीनों की तरह सुरक्षा की निगरानी जो है वो जारी रहेगी। इसमें फ़ायदा यह है कि जो R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन का जो अगले चरण में WHO पूर्व योग्यता प्रक्रिया को पूरा करना होगा उनको, और जो वैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय जो खरीदारी है उसमें भी WHO समर्थन करेगी, तो इसकी जो उपलब्धता है वो बढ़ेगी। तो
2 वैक्सीन हो जाएंगी, चाहे पहली वाली कम एफिकेस है, लेकिन 2 वैक्सीन के चलते ज़्यादा जो लोग हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे और विद टाइम जो दाम भी होगा इसका कम होगा, तो ये फ़ायदे होंगे। लेकिन सावधानियां, जैसा मैंने कहा, जो फेज़ 3 ट्रायल्स हैं उसमें कुछ भी नेगेटिव ऐसा नहीं आया है जिसको लेकर परेशानी हो, लेकिन हाँ, अभी निगरानी जो है वो जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विरल वत्स। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। सोशल मीडिया पर आप अक्सर ऐसी प्रेरक कहानियां सुनते होंगे जिनमें एक लड़की ने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए कोई बड़ा मकाम अचीव किया। वो सिविल सर्विसेज में चली गई या बड़ी कारोबारी बन गई। ऐसी महिलाओं की कहानियां सुनकर मन गर्व से भर जाता है ना? ऐसी ही एक कहानी पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी मोना जी की, जो खुद को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बताती हैं और बीते 2 सालों से पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग भी ले रही थी। ये कहती थी कि इनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, माँ और पिता दोनों अशिक्षित हैं, जिस गांव में रहती थी वहां सुविधाएं नहीं हैं और इन्होंने लोगों से उधार लेकर पढ़ाई की और पुलिस में सिलेक्ट हुई। ये मोना जी पुलिस की ट्रेनिंग में शामिल भी होती थी और तो और अधिकारियों के साथ टेनिस भी खेलती थी। हर कोई मोना की मनोहर कहानी सुनकर उन्हें फक्र की नजर से देखता था। लेकिन एक दिन एक पुलिस एकेडमी के अफसर जिनका नाम है रमेश सिंह मीणा, उन्होंने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज कराया कि मोना की सारी कहानियां फर्जी हैं और ये सब इंस्पेक्टर के तौर पर कभी सिलेक्ट ही नहीं हुई, फिर भी वो पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेती। ये भी लिखा गया कि मोना बुगालिया पुलिस नहीं होते हुए भी एसआई की वर्दी, कैप और बैज लगाती हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को एसआई बताते हुए अपना फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी पोस्ट किया था, जिसके बाद लोग उन्हें इन्फ्लुएंसर समझकर वाह-वाह करने लगे थे, जबकि हकीकत ये है कि वो एकेडमी में कैसे दाखिल हुई ये कोई जानता ही नहीं है। मोना ने कभी कोई परीक्षा नहीं दी, ना कोई कागज उनके नाम पर है, पर सिर्फ जान पहचान बढ़ाकर वो एकेडमी में आने लगी और फिर किसी को शक भी नहीं हुआ। 2 साल से ये खेल चल रहा था, पर अब राजस्थान पुलिस एकेडमी इस मामले की जांच कर रही है। शायद जांच में ये पता चल जाए कि मोना ने ये सब कैसे किया और सिर्फ पुलिस एकेडमी में आकर नकली यूनिफॉर्म पहनकर एकेडमी के अंदर की तस्वीरों के बल पर खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर सोशल मीडिया पर फर्जी कहानियां सुनाई और इस तरह वो सोशल मीडिया स्टार बन गई। तो इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया की चमक दमक को जरा होशियारी से देखें, परखें, क्योंकि वहां जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत शुक्रिया जमशेद। तो आज के दिन भर में इतना ही, लेकिन आज मंगलवार है तो आएगा हेलो डॉक्टर का नया एपिसोड, सुनिएगा जरूर। और आज तक रेडियो का व्हाट्सएप चैनल भी बन गया है, इसे भी झट से फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं बताइए, लिखकर या रिकॉर्ड करके। मेल करना है तो कीजिए radio@aajtak.com पर। हमें तो इंतजार रहेगा ही इन चिट्ठियों का। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं नितिन रावत। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।